नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को बताया ड्रामा कर रही है भाजपा। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार की लाठियों से नहीं डरेंगे युवा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा बीजेपी पर निशाना। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी के जालौन में बीजेपी नेता खाली कुर्सियों को ही कर रहे हैं संबोधित। वीडियो हो गया वायरल और भाजपा की यूपी में उल्टी गिनती हो गई है शुरू। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ निकाली बाइक रैली, एडीएम को सौंप दिया ज्ञापन। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का। नीतीश कुमार को तेजस्वी ने फिर साथ आने का दिया ऑफर। आरजेडी ने कहा कि खरमास के बाद बिहार में होगा बड़ा खेला। दोस्तों, इसी प्रकार से सारी जरूरी और बड़ी खबरों की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी समेत पांचों राज्य के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होना तय है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों, 3000 लाइक का टारगेट पूरा कराइए। और इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हर रोज इस प्रकार की खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब चुनाव से जुड़ी आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कह दी है। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बड़ा बयान दिया है और इसे सीधा ड्रामा बताया है। पंजाब के हुसैनीवाला में बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे ड्रामा करार दिया है। जी हां दोस्तों, अगर कांग्रेस की बात माने तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की थी रैली में, लेकिन 700 लोग भी वहां पर नहीं जुट पाए और इसी कारण से ये बड़ा ड्रामा किया गया और यही कारण था कि पीएम मोदी को अपना रैली भी रद्द करना पड़ा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर पीएम मोदी अपनी जान पर भी खतरा बताए हैं पंजाब में, जिसको लेकर कांग्रेस ने घेरा है कि ये पंजाब के लोगों का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी की जान को कोई खतरा नहीं था, वो ड्रामा भी कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप नेता लगा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अपनी राय हमें बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार की लाठियों से नहीं डरेंगे युवा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती के मामले को अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 2016 के 12,460 शिक्षक भर्ती के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की तस्वीर ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की लाठियों से डर नहीं रही हैं और मैं युवाओं के रोजगार के हक की लड़ाई के समर्थन करती हूं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के जालौन में भाजपा नेता खाली कुर्सियों को ही करते रहे संबोधित। वीडियो हुआ वायरल और भाजपा की हुई किरकिरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बीते बुधवार को जालौन में किसान मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका उड़न खटोला नहीं उड़ सका और जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम निरस्त होने की सूचना दी, जिसके बाद कार्यकर्ता काफी मायूस दिखाई दिए। इसके बाद जो वाकया हुआ वो काफी शर्मनाक था। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने होर्डिंग फाड़नी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद लोगों ने माधवगढ़ विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर दी। कार्यक्रम निरस्त की सूचना के बाद कार्यकर्ता वहां से कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए और पार्टी के मंत्री मंच से ही खाली कुर्सियों को संबोधित करते रहे और सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो वायरल होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति खराब बताई जा रही है और अगर आज हुए चुनाव तो भाजपा को हो सकता है बड़ा नुकसान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ निकाली बाइक रैली, एडीएम को सौंपा इसका ज्ञापन। जी हां दोस्तों, बागपत के बड़ौत में गुरुवार को केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी युवा संदेश यात्रा के तहत नगर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकाली। तहसील में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम को भी सौंप दिया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव अनुज पवार ने इनके नेतृत्व में कार्यकर्ता छपरौली एकत्रित हुए और यहां से बाइक रैली निकालते हुए दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित छपरौली चुंगी पहुंचे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार को तेजस्वी ने फिर साथ आने का दिया ऑफर। आरजेडी ने कहा कि खरमास के बाद बिहार में होने जा रहा है बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, आरजेडी के इस बयान से बिहार की सियासत में फिर से आ गया है भूचाल। बिहार में एक बार फिर क्या सरकार बदलेगी? जेडीयू के साथ मिलकर
क्या आरजेडी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है? ये सवाल अचानक इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने जातिगत जनगणना को आधार बनाकर नीतीश कुमार को फिर साथ आने का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यहां तक कह दिया है कि खरमास के बाद बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना के वादे पर आगे बढ़ना चाहिए और यदि कोई मंत्री उनकी बात नहीं मानता है तो हटा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार के सामने कोई संकट आता है तो आरजेडी साथ देने को तैयार है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें इशारों में कही हैं उसे पार्टी के प्रवक्ता ने बाद में मीडिया के सामने और स्पष्ट किया और कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश का साथ देने के लिए तैयार हैं और खरमास के बाद बिहार में बड़ा भूचाल आने वाला है। जी हां दोस्तों, बिहार और आरजेडी के गठबंधन की सरकार और यहां पर कर दिया गया है आरजेडी द्वारा खुला ऐलान और ऐसे में बिहार में किसी भी वक्त बड़ी सियासी भूचाल की दस्तक हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के उत्पीड़न से अखिलेश की लहर बनेगी सुनामी, शिवपाल यादव का बड़ा बयान। जी दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि हर वर्ग के दुखी होने से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष जनता लामबंद हो गई है। भाजपा सपा समर्थकों को जितना उत्पीड़न करेगी उससे अखिलेश यादव के पक्ष में चल रही लहर बढ़ते हुए सुनामी बन जाएगी, जिससे भाजपा का पूर्ण रूपेण खात्मा हो जाएगा। 2022 प्रदेश में सफाया होने के बाद 2024 में देश में भी इनका सफाया हो जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि कोई न्यूज़ चैनल आपको भाजपा के अलावा किसी और पार्टी की खबरें नहीं बताएगा। हम ही हैं जो आपको समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जो पार्टी है उनकी, कांग्रेस की और इतना ही नहीं शिवपाल यादव की पार्टी में भी क्या हलचल चल रहा है, सभी पार्टियों की राय आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो लाइक करके समर्थन देते रहिए। 3000 लाइक का हमारा लक्ष्य पूरा कराइए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट कल से पूरी तरह से वर्चुअल मोड पर करेगा काम। 10 जनवरी से केवल जरूरी मामले ही होंगे सूचीबद्ध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी से पूरी तरह से वर्चुअल मोड पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी न्यायाधीशों को अपने आवासीय कार्यालयों से काम करने का फैसला किया है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक सर्कुलर के माध्यम से कहा है कि 10 जनवरी से केवल बहुत जरूरी मामले, फ्रेश मैटर, बेल मैटर्स, डिटेंशन और तय तारीख के केस सूचीबद्ध किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई को स्थगित करते हुए वर्चुअल मोड से सुनवाई करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी। इस दौरान कोर्ट ने किस मामलों को सूचीबद्ध करना है और इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड, आरोपी आशीष को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी पर राज्य सरकार के जवाब पर मिला प्रति उत्तर का वक्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जो कि मंत्री जी के बेटे हैं, उनको जमानत मामले में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आरोपी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया है और इस पर अभियुक्त की ओर से प्रति उत्तर दाखिल करने का समय देकर कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 जनवरी को नियत की है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह आदेश अभियुक्त की जमानत अर्जी पर दिया। बीते 3 अक्टूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी हैं। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का पुत्र है और इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही पेश हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली मुंबई में बिहारी मजदूरों को लॉकडाउन का डर, घर वापसी शुरू, बस ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन का डर, घर लौटने लगे मजदूर, फिर लॉकडाउन में ना फंस जाएं इसीलिए लौटने लगे प्रवासी कामगार। दूसरी लहर के कटु अनुभवों को देखते हुए एहतियातन खुद लिया निर्णय और कंपनी अभी बंद तो नहीं है लेकिन लॉकडाउन का भय सता रहा है। तीसरी लहर के शुरू होते बिहार से बाहर काम कर रहे प्रवासी सहम गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में पीएम का काफिला रुका तो मोदी पर ही सवाल। सीएम भूपेश बघेल बोले कि सुरक्षा तो बहाना है, राजनीति चमकाना है। जी हां दोस्तों, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला अब छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सीएम भूपेश ने कहा कि क्या
पीएम की गाड़ी को काली झंडे दिखाए गए। ऐसा क्या हुआ जो पीएम बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि जिंदा बच गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, सुरक्षा तो सिर्फ बहाना है बल्कि उन्हें राजनीति चमकाना है। इस बार चुनाव सिर पर है, लोगों की सहानुभूति चाहिए तो जान का खतरा बताया जा रहा है। अब सत्ता के लिए प्रधानमंत्री कितना नीचे गिरेंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा कौन सा जरूरी कार्यक्रम था जो कैंसिल नहीं हो सकता था। मौसम के कारण बहुत से कार्यक्रम कैंसिल हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर आरजेडी ने दिखाया लालू का पुराना वीडियो, कहा सबकी जान की कीमत बराबर। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा 1992 में जो रथ यात्रा भाजपा का निकला था उसमें जो आडवाणी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था लालू की सरकार में, और लालू जी ने तब भाषण दिया था, कहा था कि सबकी जान एक तरीके बराबर है, चाहे वो मंत्री की जान हो चाहे आम आदमी की जान हो, सबकी जान बराबर है। अगर इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। और ये कहकर अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था आडवाणी को। वही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी, जितनी जान आपकी इम्पोर्टेंट है, आपकी सुरक्षा जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट किसानों की सुरक्षा भी है। और लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था जिसमें गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या कर दी गई थी, वो भी यहाँ से जोड़कर देखा जा रहा है। तो करते हैं अगली पीएम मोदी के रास्ते में प्रदर्शन करने वाले किसान नेता का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राज्य महासचिव बलदेव सिंह जीरा का कहना है कि फिरोजपुर एसएसपी ने उन्हें सूचित किया था कि पीएम मोदी धरना स्थल वाली सड़क से गुजरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब में निर्धारित रैली को संबोधित किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस लौटने के लिए मजबूर कर देने वाले किसान संघ के एक नेता का कहना है कि अगर उन्हें पता होता कि पीएम वास्तव में उन मार्गों पर जा रहे हैं तो वो अलग तरह से प्रतिक्रिया देते। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राज्य महासचिव बलदेव सिंह ने कहा कि आखिरकार वो हमारे पीएम हैं। फिरोजपुर एसएसपी ने पीएम के आने के बारे में दी थी सूचना। ये भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बलदेव सिंह जीरा ने आगे कहा कि फिरोजपुर एसएसपी हमें सूचित करने आए थे कि पीएम इस सड़क से गुजरने वाले हैं, लेकिन हमें लगा कि वो हमें तितर बितर करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हम वहां भाजपा के वाहनों को रोकने के लिए थे। अगर हमें पता होता कि पीएम वास्तव में इस रूट पर यात्रा कर रहे हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कुछ और होती। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हमें लगा कि एसएसपी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं ताकि हम इधर उधर तितर बितर हो जाएं, लेकिन वास्तव में वहां से प्रधानमंत्री जाने वाले थे और उनकी रैली रोक दी गई और रद्द करनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये भी है कि क्योंकि उनकी रैलियों में 70,000 लोगों को बैठने की जगह थी लेकिन 700 लोग भी नहीं आ पाए थे। इसी इनपुट की वजह से भाजपा ने ये सब किया और प्रधानमंत्री मोदी को वापस वहां से लौटना पड़ा। तो दोस्तों, क्या सच है ये कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश जयंत चौधरी सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी बृहस्पतिवार सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। दरअसल सपा और रालोद का गठबंधन हो चुका है और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ही दो बड़ी साझा रैलियां भी कर चुके हैं और अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जयंत चौधरी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में किस वक्त होगा बड़ा ऐलान, ये आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। जैसे ही हमारे तक ये खबर पहुंचती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही है यूपी में। तब तक रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए रामअचल राजभर बोले, भाजपा के साथ दलित वोटों का सौदा कर सकती है मायावती। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी में आए बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर कहते हैं कि अकबरपुर से जनता ने जिताया है तो चुनाव यहीं से लड़ना चाहता हूं, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे सपा में आने से अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश व पूर्वांचल में समीकरण बदल गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है भाजपा और मायावती पर और सीधा सीधा कहा है कि दलित वोटों का सौदा भाजपा के साथ कर सकती है मायावती। तो सतर्क रहने की जरूरत है दलित वोटरों को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। देश में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल। 24 घंटे में 90,928 नए मामले। ओमिक्रॉन के कुल 2630 केस आए हैं सामने। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 90,928 नए मामले आए हैं। 19,200
206 रिकवरी हुई और 325 लोगों की कोरोना से जान चली गई, जिसके बाद कुल मामले की संख्या 3,51,09,286 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 2,85,401 है, जिसके बाद कुल 3,43,41,009 लोगों की रिकवरी की गई। 325 मौतों के बाद कुल 4,82,876 मौतें हो चुकी हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देश में अब तक जबरदस्त तेजी से दोस्तों वैक्सीनेशन भी हो रहा है। कल के मुकाबले मामले 56.5% बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, हर रोज डबल हो रहे हैं कोरोना के मामले। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कभी भी बच सकता है चुनाव का बिगुल, यूपी में 6 से 8 चरण में हो सकता है विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर हैं और चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। और इस बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में मतदान के चरणों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, मगर 6 से 8 चरण में हो विधानसभा चुनाव। और इसी के साथ फिलहाल आयोग कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए चुनाव कराने से पहले हर पहलू पर विचार कर रहा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की एक बड़ी बैठक होनी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच ऐसी अटकलें थी कि शायद यूपी में विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएं, मगर तैयारियों की समीक्षा करने के बाद लखनऊ में निर्वाचन आयोग की टीम ने बीते दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव समय पर ही होंगे। इसके लिए सभी दलों ने विधानसभा चुनाव करवाने के लिए हामी भर दी है और अब से किसी भी दिन यूपी में चुनाव की घोषणा हो सकती है। और इसी के साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। दोस्तों ऐसी चर्चा भी थी कि पीएम मोदी की 9 जनवरी की रैली के बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, मगर अब खबर है कि पीएम मोदी की रैली रद्द हो सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग अब बस केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक कर कोरोना और टीकाकरण की रफ्तार को लेकर राय मशविरा करेगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान कर देगा। साल 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गई थी। 36 दिनों बाद 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी और 11 मार्च को आ चुका था उस साल रिजल्ट। दोस्तों कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में एम्बुलेंस सेवा को लेकर हाई कोर्ट सख्त, योगी सरकार से मांगा इसको लेकर जवाब। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी मुसीबत में फंस सकती है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि एम्बुलेंस 108 और 102 में पर्याप्त संख्या में चालक, कर्मचारी और सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं या फिर नहीं कराई गई। साथ ही इस संबंध में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने भारतीय मजदूर संघ की जनहित याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 4515 एम्बुलेंस वाहन खरीदे थे। सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ एक समझौता किया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से एम्बुलेंस चलाने के लिए चालक और तकनीकी कर्मचारी देना भी था। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने पर 24 घंटे एम्बुलेंस स्टाफ की आवश्यकता होती है। ऐसे में प्रतिदिन 102 और 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से लगभग 27,090 ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी केवल 6000 ड्राइवर और टेक्नीशियन को ही काम पर रखती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कोरोना वायरस के मद्देनजर अयोध्या में विजय रथ यात्रा को कर दिया रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी की 9 जनवरी को अयोध्या में होने वाली विजय रथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के मामले में वृद्धि होने से पार्टी ने यह फैसला लिया। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के गोंडा और बस्ती में 7 जनवरी और 8 जनवरी को होने वाली अपनी अन्य रैलियां भी रद्द कर दी हैं। यूपी में फरवरी मार्च में होने वाले चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल सघन प्रचार कर रहे हैं। पिछले महीने अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और रैली रद्द की थी और उन्होंने कहा था कि वो पत्नी और बेटी के कोविड पॉजिटिव आने के कारण 3 दिनों तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। और यादव ने ट्विटर पर अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साझा की और कहा कि उन्होंने एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया है क्योंकि उनके परिवार के सदस्य संक्रमित हो गए हैं। बुधवार को कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कोविड की अनुमानित तीसरी लहर को देखते हुए बड़ी रैलियों को रद्द करने के लिए कहा था।
कांग्रेस ने हाल ही में अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में वृद्धि को लेकर चुनावी राज्यों यूपी में अपने सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। देश में बुधवार को समाप्त 24 घंटे में कोरोना के 58,057 नए मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन अब वो 90,000 से भी ज्यादा है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।